नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी। देखिए, नंबर 1 है भौतिक कारक, और भौतिक कारक में जो नंबर 1 आता है वो आता है स्थिति, सिचुएशन, स्थिति। किसी भी भाग, महाद्वीप की या किसी भी देश की लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब बेसिकली हम एक मॉडल पे देखें तो आप इससे अच्छे समझ पाएंगे। जैसे मैं बनाता हूं, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जो कि हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है, ये हमने कल चर्चा भी किया था, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। इसका दक्षिणी हिस्सा, ये जो भाग है, ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध से एक रेखा गुजरती है, यहां से एक रेखा गुजरती है, ये रेखा 13.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और भूमध्य रेखा से एक दक्षिणी गोलार्ध की रेखा गुजरती है, और ये भी 13.5 डिग्री, इसे कहते हैं मकर रेखा। इंग्लिश में इन दोनों को, यानी कि हम भूमध्य रेखा की बात करें, 0 डिग्री की बात करें, ये कर्क रेखा की बात करें या मकर रेखा की बात करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, यानी इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज रेखाएं, जो पृथ्वी पर या मैप पर एक काल्पनिक रूप से है। ये इमेजिनरी लाइन है, कहीं पृथ्वी पर या मैप पर बनी हुई नहीं है। हमने अपने पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के उद्देश्य से हमने पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के हिसाब से यदि हम देखें तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से ये 0 डिग्री, जो कि भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। इसका ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि इस भूमध्य रेखा ने एक जो पार्ट किया उसे तो हमने कह दिया नदन हेमिस्फीयर, और इस 0 डिग्री ने जो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर जो भाग किया उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदन हेमिस्फीयर में 0 डिग्री के उत्तर की ओर एक रेखा है 13.5 डिग्री कर्क रेखा, इंग्लिश में हम बोलते हैं 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड। तो हम इसको नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ नाम देते हैं 23 डिग्री एंड हाफ साउथ लैटिट्यूड में एक लाइन है, एक रेखा है, अक्षांश रेखा है, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 2 तरह की रेखा होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं जो होती है, तो अक्षांश रेखाएं सदैव जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं सदैव जलवायु का निर्धारण करती है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अक्षांश रेखाएं जो होती है क्या करती है? जलवायु का निर्धारण करने का कार्य करती है। पूरे विश्व में जो भी हम अलग अलग तरीके जलवायु पढ़ते हैं, चाहे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात करें, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन की बात करें, सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन की बात करें, टॉरिड रीजन की हम बात करें, फ्रीज जोन की हम बात करें, ये सब अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही संभव हो पाया है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि भौतिक कारक, और भौतिक कारक में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्थिति है। अब स्थिति कैसे इंपॉर्टेंट है, हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस 0 डिग्री के उत्तर में, उत्तरी साइड में एक तो हो गया कर्क रेखा, और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या होगी? मकर रेखा। इसके पश्चात एक रेखा यहां पर इस तरह से ये बनी हुई थी 66.5 डिग्री, इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है, सर्किल ऑफ आर्कटिक। और
एक यहाँ पर अक्षांश रेखाएं होती है, ये भी 66.5 डिग्री पर होती है। इन्हें कहते हैं, इसे कहा आर्कटिक वृत्त, इसे कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। इसे कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त। ओके, ये तो हो गया सर्किल ऑफ आर्कटिक रीजन और ये हो गया सर्किल ऑफ अंटार्कटिका रीजन। इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है उष्णकटिबंधीय भाग। ये यहां से मैं साफ कर देता हूं इसे। ये रीजन कहलाता है उष्णकटिबंधीय भाग। ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय। और ये कहां से शुरुआत होता है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये जो बीच का बेल्ट होता है, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय रीजन। तो मोस्टली जो जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, वो मोस्टली किस रीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? 0 डिग्री पे सबसे कम होगा, लेकिन जैसे 0 डिग्री से हम दक्षिण की ओर जाएंगे या 0 डिग्री से हम उत्तर की ओर जाएंगे, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री के मध्य रहता है और सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 23.5 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में या 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाला जो रीजन है, इस विशेष रीजन में जनसंख्या कम देखने को मिलती है, लेकिन इस रीजन में जनसंख्या आपको यहाँ पर भी अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2 रीजन हो गए, आपको ध्यान रखना है। एक तो 23.5 डिग्री 0 डिग्री से प्रारंभ होकर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से लेकर लगभग 45 डिग्री 55 डिग्री के आसपास जनसंख्या बहुत निवास करती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में प्राय ये क्रम उल्टा हो जाता है, यह जनसंख्या इस रीजन में थोड़ी कम निवास करती है। क्योंकि पहली क्लास में हमने पढ़ा है कि 80% जो जनसंख्या है, 80% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और लगभग 20% जनसंख्या जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। तो ये भी आप इंपोर्टेंट है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया स्थिति। तो किसी भी महाद्वीप की स्थिति उसकी जनसंख्या पर, उसके बसाव स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल की उपलब्धता। भौतिक कारक की बात कर रहे हैं, जल की उपलब्धता। देखिए, जल की उपलब्धता अभी भी हमने पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व में हम पढ़कर आए थे कि जल की उपलब्धता होनी बहुत आवश्यक है। मनुष्य को, जीव जंतु को जल महत्वपूर्ण होता है, जल की आवश्यकता है। इसलिए जल की उपलब्धता जहां अधिक होगी, जनसंख्या घनत्व अधिक दबाव वहां होगा। पेयजल की उपलब्धता हो, सिंचाई से संबंधित उपलब्धता हो, जल के भी उपलब्ध हमारे पास प्रचुर भंडार होंगे, तो जहां जल की उपलब्धता अधिक होगी वहां जनसंख्या घनत्व अधिक निवास करेगा। उसके बाद है जलवायु। ये भी महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। सर्वाधिक गर्म रीजन जहां पर अत्यधिक तापमान रहता है और सर्वाधिक ठंडे रीजन जहां पर तापमान बिल्कुल शून्य की तरफ चला जाता है या माइनस की तरफ भी चला जाता है, वहां जनसंख्या निवास नहीं करती। जनसंख्या निवास प्राय उस रीजन में करती है जहां पर औसत तापमान हो, औसत लगभग औसत तापमान हो और ठंड भी हो, वहां पर इस प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। ना अत्यधिक गर्म में निवास करेगी, ना अत्यधिक ठंड में निवास करेगी। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में एक जलवायु महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। उसके बाद है मृदा। ये मृदा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मृदा यदि उपजाऊ होगी, फर्टाइल सोइल होगी, फर्टाइल सोइल होने से क्या होगा, वहां पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि कृषि उत्पाद जो है वो बढ़ जाएगा। और जब कृषि उत्पाद बढ़ेगा तो वहां पे जनसंख्या वैरी करेगी, जनसंख्या का जो घनत्व होगा वो सर्वाधिक वहां पर होना शुरू हो जाएगा। और जहां फर्टाइल सोइल नहीं होगी, जहां पर कृषि उत्पाद नहीं बन पाएंगे, कृषि नहीं कर पाएगा किसान, तो वहां पे जनसंख्या निवास नहीं कर पाएगी। तो ये इसके प्रमुख कारण हो गए भौतिक कारक में कि एक तो स्थिति प्रभावित करती है, जल की उपलब्धता प्रभावित करती है, जलवायु प्रभावित करती है और मृदा प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्थिक कारक की बात करें। भौतिक कारकों में जो सेकंड आता है, भौतिक कारकों के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है आर्थिक कारक।
आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारक में खनिज, अभी हम पहले भी पढ़ते आए थे, खनिज महत्वपूर्ण होता है। यदि खनिज होगा तो औद्योगिक इकाइयां डेवलप होगी, और यदि औद्योगिक इकाइयां डेवलप होगी तो उद्योग डेवलप होंगे, और उद्योग डेवलप होने से रोजगार व्यक्ति को मिलेगा। इसका मतलब इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बिंदु हो जाता है वो होता है खनिज। खनिज महत्वपूर्ण है। जहां खनिज की प्रचुर मात्रा होगी वहां औद्योगिक इकाइयां डेवलप होना शुरू होगी, विकसित होगी, और यदि औद्योगिक डेवलपमेंट विकसित होगी, औद्योगिक इकाइयां विकसित होती है तो वहां स्वतः ही रोजगार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और व्यक्ति को यदि रोजगार मिलेगा तो वह आकर्षित होगा और वहां आके निवास करना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वहां पे घनत्व जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है नगरीकरण। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, वेरी इंपोर्टेंट। नगरीकरण क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि जनसंख्या घनत्व अधिक होगा तो नगरों का विकास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उच्च शिक्षा के लिए, रोजगार पाने के लिए, अच्छा वेतन पाने के लिए, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग्रामीण परिवेश से जो युवा है, वर्ग है, वो कहाँ की ओर पलायन करते हैं? नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और नगरों की ओर पलायन करने से क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। आज छोटी से छोटी जो सिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। ये जो बड़ी सिटी ऑलरेडी थी वो और बड़ी होती जाती है। तो हम नाम पढ़ते हैं, महानगरों का नाम पढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम पढ़ते हैं। तो ये रीजन क्यों डेवलप हुए, ये जो इंपोर्टेंट बात, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी, ये इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है। और धीरे डेवलपमेंट होने का कारण क्या है कि जो लोग गांवों में पहले निवास करते थे वो धीरे धीरे शहरों की ओर उनका पलायन होता नजर आ रहा है। उस कारण क्या है? शिक्षा उनका प्रमुख कारण रहा। उच्च शिक्षा के लिए वो पलायन करते हैं, रोजगार के लिए पलायन करते हैं, जॉब्स के लिए वो पलायन कर रहे हैं। दूसरा, नगरों में उच्च तकनीकें हैं, नगरों में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं, बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें, बड़ी बड़े रहने के आवास है, इसलिए वो नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। और जब नगरीकरण बढ़ता जाएगा तो आर्थिक क्रियाओं पर भी सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा, जिससे जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट, खनिज से मैंने आपको बता दिया औद्योगिकरण। यहां पर औद्योगिकरण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। औद्योगिकरण महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण में मैंने अभी बताया आपको कि औद्योगिकरण महत्वपूर्ण इसलिए होता जा रहा है धीरे धीरे आने वाले समय में, या वर्चस्व इसका सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि खनिजों की मात्रा अधिक है। खनिजों की मात्रा अधिक होगी तो ऑटोमेटिक वहां पे इंडस्ट्री बनती जाएगी। और फिर इसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक ये भी महत्वपूर्ण रहता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जहां पर मानव निवास करेगा, तो मानव निवास करता है तो एक समाज को क्रिएट करता है, समाज का निर्माण करता है, और हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। कुछ ऐसा समाज होता है जहां पे जो पूजा वगैरह पे सर्वाधिक ध्यान दिया